हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जो आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन सी पौने हैं। हमें बताना है कि स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन सी पौने हैं। तो ऑप्शन ए है ग्रहीय पवन, ऑप्शन बी है अस्थायी पवन, ऑप्शन सी है स्थानीय पवन, ऑप्शन डी है मौसमी पवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मौसमी पवन। तो आपका स्थल समीर, समुद्री समीर और लू मौसमी पवन है। अगला प्रश्न है, मानसून पौने हैं। मानसून पौने क्या है? तो ऑप्शन ए है मौसमी पौने, ऑप्शन बी है स्थानीय पौने, ऑप्शन सी है ग्रहीय पौने, ऑप्शन डी है अस्थायी पौने। तो आपका मानसून पवन आपका क्या होता है? यह आपका मौसमी पवन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक विस्तार किस मंडल का है? पृथ्वी पे सर्वाधिक विस्तार किस मंडल का है? तो ऑप्शन ए है स्थल मंडल, ऑप्शन बी है जल मंडल, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक विस्तार आपका जल मंडल का है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्न में से कौन सा जल का प्रवाह यह गति नहीं है? महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्न में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? तो ऑप्शन ए है जल चक्र, ऑप्शन बी है ज्वार भाटा, ऑप्शन सी है धाराएं, ऑप्शन डी है तरंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जल चक्र। तो आपका महासागर का जल क्या होता है? यह तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्न में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? तो जल चक्र क्या है? यह आपका जल का प्रवाह या गति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह डैश पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह आपका किस पे स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा सागर, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी है हुगली नदी, ऑप्शन डी है भागीरथी नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हुगली नदी। तो आपका कोलकाता का बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? निम्न में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है महानदी एवं गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा एवं कावेरी, ऑप्शन सी है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। यह आपका सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है तटबंध, ऑप्शन बी है समुद्री गुफा, ऑप्शन सी है हिमोड, ऑप्शन डी है लोयस। तो आपका हिमनद के निक्षेपण को हिमोड कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। तो हिमनद के निक्षेपण को आपका हिमोड कहा जाता है। हिमोड क्या है? तो हिमनद अपने साथ लाए गए अवसादों को अपने किनारों पर छोड़ता जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे आपका हिमोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है जलाशयों का वितरण, ऑप्शन बी है वायुदाब का वितरण, ऑप्शन सी है समुद्री लहरों का वितरण, ऑप्शन डी है तापमान का वितरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वायुदाब का वितरण। तो आपका वायुदाब का वितरण को क्या किया जा सकता है? आपका पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। मीडिया को किसके साथ निकट संबंध के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है गैर सरकारी संस्थाओं, ऑप्शन बी है नागरिक समाज, उसके बाद ऑप्शन सी है सरकारी एजेंसियां, ऑप्शन डी है व्यापारिक घरानों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी व्यापारिक घरानों।
व्यापारिक घरानों के कारण आपका मीडिया को अब क्या माना जाता है, स्वतंत्र नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? ऑप्शन ए है रेल मार्ग, ऑप्शन बी है सड़क मार्ग, ऑप्शन सी है जल मार्ग, ऑप्शन डी है वायु मार्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वायु मार्ग। तो वायु मार्ग आपका आपदा के समय भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का सबसे बेहद उपयोगी साधन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मृदा की प्रारंभिक संरचना को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा मृदा की प्रारंभिक संरचना को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, ये सभी क्या करते हैं, मृदा की प्रारंभिक संरचना को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है? ऑप्शन ए है नाभिकीय संगठन, ऑप्शन बी है परमाणुीय कंपन, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी है नाभिकीय विखंडन। तो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली का उत्पादन आपका नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है? तो वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उससे आपका संभावित संसाधन कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु उनका उपयोग अभी नहीं किया गया है उसे संभावित संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना यह आपका सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विपरीत खान खनन। तो आपका धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को आपका विपरीत खान खनन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑटोमोबाइल ईंधन पर्यावरण मित्र है? निम्न में से कौन सा ऑटोमोबाइल ईंधन पर्यावरण मित्र है? ऑप्शन ए है सीएनजी, ऑप्शन बी है पीएनजी, ऑप्शन सी है एलपीजी, ऑप्शन डी है केजी-16। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीएनजी। सीएनजी क्या है? तो सीएनजी आपका ऑटोमोबाइल ईंधन पर्यावरण मित्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाभिकीय परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है? निम्न में से कौन सा नाभिकीय परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है? ऑप्शन ए है नरौरा, ऑप्शन बी है पोखरण, ऑप्शन सी है कलपक्कम, ऑप्शन डी है तारापुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पोखरण। पोखरण आपका नाभिकीय परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उत्पाद को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना से आप याद रखेंगे काला सोना अर्थात कोयला। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि कोयला को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। हमें बताना है कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के खनन को आपका प्रवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र खोदे जाते हैं,
जिसे क्या कहते हैं, इस प्रकार के आपका खनन को प्रवर्धन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। तो लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संभाव्य संसाधन का। तो लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है ईंधन। तो आपका इसमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई का निर्धारण कौन करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई का निर्धारण कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समय। समय आपका मृदा परिच्छेदिका की मोटाई का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना ऊन मिलता है? भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना ऊन मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। तो आपका लद्दाख से क्या होता है? लद्दाख के भेड़ से आपका पश्मीना ऊन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है? इनमें से कौन सा फसल है जो आपका कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है? ऑप्शन ए आपका है मिलेट, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है मक्का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिलेट। मिलेट क्या है? यह एक प्रकार का फसल है जो आपका कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में भी इसको उगाया जाता है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का आपका पालन होगा। मछली पालन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीसी कल्चर। तो मत्स्य पालन को आपका पीसी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट में है वीटी कल्चर। तो वीटी कल्चर क्या है? वीटी कल्चर आपका अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। अंगूर से संबंधित शाखा आपका वीटी कल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर क्या है? तो हॉर्टिकल्चर आपका अनाज, फूलों और पौधों को उगाने का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। उसके बाद सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या है? तो सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन है। सेरीकल्चर क्या है? यह आपका रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। तो इस तरह हमने आपका सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 25 क्वेश्चंस को आज अध्ययन किया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।